प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं BC रमपुरिया, अध्यापक GRV इंटर कॉलेज। मैं सामाजिक विज्ञान में आपको लोकतांत्रिक राजनीति, जिसे नागरिक शास्त्र कहा जाता है, इसमें मैं अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता मैं इस चैप्टर के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। इसका सबसे पहले परिचय दिया गया है। एक लेसन का दूसरे लेसन से रिलेशन रहता है, अर्थात उसका कोई ना कोई संबंध रहता है। ठीक इसके पहले पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं के साथ साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है, या तो भाषा के आधार पर या क्षेत्रीय विविधताएं, इसके आधार पर भी सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती। उसकी जो विशेष पहचान होती है, मुख्य पहचान होती है, वो यानी भाषा और क्षेत्र के आधार पर नहीं बनती। कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध, शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठा करके उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम यह चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है। फिर हम यह देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कैसे यानी एक दूसरे को ये प्रभावित करती है सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले एक कहानी दी गई है, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। मैक्सिको में ओलंपिक गेम्स हुए थे। इस पृष्ठ पर छवि तस्वीर अमेरिका में चले नागरिक अधिकार उल्लंघन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। ये जो तस्वीर छपी हुई है, यह 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। जो रेस थी 200 मीटर की थी, ओलंपिक की थी। इस समारोह की ये तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए जो दो खिलाड़ी खड़े हैं, वे हैं अमेरिकी धावक। इनका नाम है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये अफ्रो अमेरिकी हैं। इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। यानी जो प्रथम पायदान पर है उसको स्वर्ण पदक दिया गया है और जो सेकंड पोजीशन पर उसको कांस्य पदक से नवाजा गया है। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। अश्वेत का मतलब होता है जो काले लोग हैं अमेरिका में जो निवास कर रहे हैं, वो लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में ये काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था, जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। उनका ये गौरव बढ़ाता है। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी।
अपने इन प्रतीकों और तौर तरीक़ों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंगभेद के प्रति, जो रंगभेद की नीति थी, गोरे और कालों की राजनीति थी, जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का इसके ओर ध्यान आकर्षित होगा। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ अश्वेत शक्ति का प्रतीक थीं। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? पीटर नॉर्मन, जो ना तो अमेरिकी थे और ना अश्वेत थे, क्योंकि इन विरोध में शामिल हो गए, क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा ही करते? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया और उनके पदक वापस ले लिए गए। नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई। पर इनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। हाल ही में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर अर्थात यूनिवर्सिटी के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई। जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई तो उनकी अस्थि को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी थे। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके सामने इस तरह की स्थिति आई और इसमें बीच में एक टॉपिक दिया गया है। कुछ दलित समूहों ने 2001 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया और मांग की कि सम्मेलन की कार्यसूची में जाति भेद को भी रखा जाए। इस फैसले पर ये 3 प्रतिक्रियाएं सामने आईं। जब इस तरह की बात रखी गई तो इस पर ये 3 प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गईं। अमनदीप कौर, जो सरकारी अधिकारी हैं, हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव को और गैर कानूनी करार दिया गया। अगर कहीं कहीं जातिगत भेदभाव होता है तो यह हमारा आंतरिक मामला है और इसे प्रशासनिक अक्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने के खिलाफ हूँ। ओइनम, जो एक समाजशास्त्री है, जाति और नस्ल के एक ऐसे सामाजिक विभाजन नहीं है, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ। जाति का आधार सामाजिक है जबकि नस्ल का आधार जीवशास्त्री होता है। नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में जाति के मुद्दे को उठाना दोनों को समान मानने जैसा ही होगा। तीसरा व्यक्ति था अशोक, जो दलित कार्यकर्ता था। किसी मुद्दे को आंतरिक मामला कहना दमन और भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है। नस्ल विशुद्ध रूप से जीवशास्त्री नहीं है, यह जात की तरह ही काफ़ी हद तक समाजशास्त्री और वैधानिक वर्गीकरण है। इस सम्मेलन में जातिगत भेदभाव का मसला जरूर उठाना चाहिए। इनमें से किस राय को आप सबसे सही चुनते हैं, सही मानते हैं, कारण बताइए। तो 3 लोगों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए। इस मत के आधार पर आप इसके बारे में सोच भी सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अब इसके आगे दिया गया है समानताएं, असमानताएं और विभाजन। इसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए ओके, बाय।